मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर का एक डेरिवेशन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, और 12th क्लास के ये CBSE बोर्ड हो या फिर स्टेट बोर्ड हो, सब जगह ये डेरिवेशन पूछा जाता है। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। एक सर्कुलर कॉइल है ना, इससे करंट कैरी कर रहा है कुछ, है ना, इससे कुछ करंट कैरी कर रहा है आई, और इसके कारण यहाँ इसके जो सेंटर है ना, इसके सेंटर से कुछ यहाँ से हम लोग x डिस्टेंस ले लेते हैं, यहाँ से x डिस्टेंस पे यहाँ पे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, वही कहा गया है यहाँ पे, कंसीडर अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस a। इस सर्कुलर कॉइल की रेडियस कितनी है, a है, विथ सेंटर o, है ना, सेंटर का नाम आप दे दीजिए o। I इज़ द करेंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, है ना, करंट ये कॉइल से जो है ना वो I फ्लो हो रहा है। ठीक है ना, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि किसी कंडक्टर से जैसे करंट फ्लो होता है ना, ठीक है, जैसे इस कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है ना, तो हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे यहाँ से कुछ डिस्टेंस आगे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, अंगूठे को ऐसे रखते हैं और जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना रहता है ना, वहाँ पे इस उंगली को ले जाते हैं ऐसे, और देखिए इसका डायरेक्शन कैसे नीचे की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। मतलब ये जो लाइन है ना, और इस लाइन से मिलाने वाला एक और लाइन जो आपको ये हो गया है ना, जैसे ये मान लेते हैं कि एक लाइन ये है, आपको समझिए कि एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, यहाँ पे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड जब निकालना है ना, तो ये जो लाइन है ना, इस लाइन के परपेंडिकुलर में रहता है। तो जब हम लोग को यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जब निकालना है, ऐसे आप देखिए, जब मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यहाँ पे, ठीक है, तो ये वाला जो लाइन है, देखिए हम लोग यहाँ पे क्या है, करंट एलिमेंट मान लेते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं IDL, ये करंट एलिमेंट है। इस छोटे से पार्ट के कारण हम लोग को यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे ना, तो इसी लाइन के परपेंडिकुलर होगा, है ना, तो जो मैग्नेटिक फील्ड इस छोटे से पार्ट के कारण होगा वो कितना हो जाएगा, चलिए इसको हम लोग DB बोल देते हैं, है ना, तो ये DB मैग्नेटिक फील्ड होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप लेते हैं ना, यहाँ पे, तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इधर हो जाएगा DB। ये समझ में आ रहा है ना। अब देखिए इस DB का एक कंपोनेंट जो होगा ना, देखिए अगर ये एंगल मान लेते हैं कि एंगल ये फाई है ना, तो DB का एक ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस फाई, 90 माइनस फाई हो जाएगा, है ना। तो जब ये 90 माइनस फाई होगा तो देखिए फिर ये एंगल कितना हो जाएगा, फाई आ जाएगा, है ना। तो DB का इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, DB कॉस फाई, और इधर कितना हो जाएगा, DB साइन फाई। ये चीज़ समझ में आ रहा है। सिमिलरली अगर इधर भी देखिएगा तो इस DB का ये एंगल अगर फाई है, ये भी एंगल कितना हो जाएगा, फाई, तो ये वाला एंगल हो जाएगा अपना फाई। तो DB का इधर कितना हो जाएगा, DB कॉस फाई, और इधर कितना हो जाएगा, DB साइन फाई, है ना। तो ये DB कॉस फाई जो है ना, और ये DB कॉस फाई, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में है, और ये जो DB साइन फाई है ना, यही रिजल्टेंट इसका आएगा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे। ये चीज़ समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग को यही रिजल्टेंट जो है ना, DB साइन फाई, यही निकालना है। ठीक है, तो वही कहा है, कंसीडर ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस R, ठीक है, रेडियस A, यहाँ पे रेडियस A लिए, और इसका सेंटर O है, और करंट इससे I फ्लो हो रहा है, और इस पॉइंट का नाम चलिए आप कुछ P दे दीजिए। तो इसी P पॉइंट पे हम लोग को निकालना है क्या, मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिए हैं कि स्मॉल एलिमेंट लिए हैं IDL, है ना, यही स्मॉल एलिमेंट, करंट एलिमेंट इसको कहते हैं। तो इस करंट एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ना, वो कितना है, DB है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ, है ना, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट IDL के कारण, है ना, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट IDL, है ना। तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, DB इज इक्वल टू कितना होगा, μ0/4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R²। ये ना फॉर्मूला होता है, R², ठीक है ना। ये डिस्टेंस को हम लोग R बोल देते हैं, तो R², ठीक है। यही अपना बायोट-सावर्ट लॉ होता है।
यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये जो थीटा एंगल है ना, इस थीटा एंगल को समझना है हम लोग को। ये जो थीटा एंगल है ना वो यहाँ का एंगल है, ये एंगल है, यही एंगल है थीटा। और ये थीटा जो है ना वो हो जाता है 90 डिग्री। कन्फ्यूजन इसी में रहता है कि ये थीटा 90 डिग्री क्यों है, जबकि हमको 90 से कम दिख रहा है। ये थीटा 90 डिग्री कैसे है ये आप समझिए। जैसे कोई रिंग है ना, ऐसे कोई रिंग है, ठीक है, ये अपना रिंग हो गया। इस रिंग से यहाँ पे अगर देखिए यही एलिमेंट्री पार्ट है अपना, और ये जो एलिमेंट्री पार्ट हम लोग यहाँ इतना बड़ा एक एलिमेंट्री पार्ट ले रहे हैं ना, और ये जो लाइन जो आपको दिख रहा है, जो ये जो आर डिस्टेंस लिखा हुआ है ना, ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है, ये वाला जो लाइन है ना, समझिए ये लाइन अपना ये है। अब देखिए करेंट एलिमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो ऐसे होगा, ये करंट एलिमेंट का डायरेक्शन है, और ये जो लाइन है ऐसे है। तो इसके बीच एंगल देखिए कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है ना। यहाँ से देखिए आप ऐसे, यही है, ये आपका कितना हो गया, ये जो डायरेक्शन है ना, ये करंट एलिमेंट का डायरेक्शन है ना, ऐसे। और ये जो लाइन है ना ऐसे, ये जो आर दिख रहा है आपको ऐसे, ठीक है ना, ये लाइन ऐसे है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच एंगल देखिए 90 डिग्री दिख रहा है आपको ना, तो यही एंगल 90 डिग्री है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए अब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग डी बी इजिकल टू कितना लिखेंगे, डी बी इजिकल टू जो आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, और साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। हम लोग यहाँ से लिख देते हैं थीटा इजिकल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो नीचे में कितना हो गया अपॉन आर स्क्वायर। ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ रहा है ना, वो तो इस एलिमेंट्री पार्ट के कारण निकल के आ रहा है ना, छोटे से पार्ट के कारण। अब हम लोग को पूरे रिंग के कारण निकालना है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। तो जो डी बी इफेक्टिव जो होगा ना, डी बी जो अपना इफेक्टिव होगा वो कितना हो जाएगा, डी बी साइन फाई। ये चीज़ समझ में आ रहा है ना, डी बी साइन फाई। और यहाँ से देखिए साइन फाई की वैल्यू अगर हम लोग निकालें यहाँ से, तो देखिए साइन फाई की जो वैल्यू होगी, साइन फाई की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि कितना हो जाएगा ए अपॉन आर। और ये जो आर है ना, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप यहाँ से देखिए, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो आर की जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं, तो साइन फाई इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट में लिख सकते हैं कितना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से डी बी जो इफेक्टिव है इज इक्वल टू कितना है, हम लोग लिखे हैं डी बी साइन फाई, है ना। और डी बी की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ से आप देखिए तो आर जो है ना वो किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आ रहा है ना। और साइन फाई की वैल्यू कितनी आई थी, ए अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, इसका पावर 1/2, 1/2 का मतलब अंडर रूट आ गया, है ना। तो यही डी बी इफेक्टिव है। अब डी बी इफेक्टिव, अब क्या करते हैं हम लोग कि इंटीग्रेट कर लेते हैं दोनों साइड। अगर आप इंटीग्रेट कर लीजिए तो डी बी का इंटीग्रेशन हो जाएगा बी, और यहाँ पे जब आप इंटीग्रेट करेंगे ना तो लिमिट देखिए कहाँ से कहाँ तक लेंगे। तो अगर कंप्लीट एक राउंड अगर बनाता है, ये एक राउंड होता है ना, तो टोटल लेंथ इसकी कितनी हो जाएगी, डीएल की टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 पाई इंटू रेडियस। और रेडियस यहाँ पे है, ये ए है, तो हम लोग यहाँ से क्या लिखते हैं, 0 से लेकर और कहाँ तक, 2 पाई ए तक। अब हम लोग को बस ये इंटीग्रेट कर लेना है यहाँ से। तो देखिए यहाँ से कांस्टेंट जो टर्म है उसको बाहर निकालिए, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, रेडियस भी अपनी कांस्टेंट है ए, ठीक है। और नीचे में देखिए तो यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ 1/2 है, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा, 3/2। ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है, बस वेरिएबल कौन सा रह गया अपना, डीएल। और इंटीग्रेट कहाँ से करना है, 0 से लेकर 2 पाई ए तक। अब देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आई ए और अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखते हैं यहाँ पे टू द पावर 3/2।
अब ये देखिए डीएल का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना हो जाएगा एल, और लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 2 पाई ए। तो लोअर लिमिट जब आप 0 रखिएगा तब तो 0 ही हो जाएगा, तो केवल अपर लिमिट हम लोग यहाँ रखेंगे। तो देखिए यहाँ से जो बी निकल के रहेगा अपना वो कितना हो गया, ये तो अपना कांस्टेंट वैल्यू है, डीएल का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा एल, और अपर लिमिट रख देंगे 2 पाई ए। तो देखिए यहाँ से म्यू नॉट आई ए अपॉन 4 पाई और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 है अपना, ठीक है ना। ये तो पूरा वही टर्म है, और यहाँ पे एल की जगह पे 2 पाई ए रख लेते हैं यहाँ पे। तो ये कितना निकल के आ गया 2 पाई ए, ठीक है। तो देखिए हम लोग म्यू नॉट अपॉन, ऐसे तो 2 पाई से 2 पाई आपका चाहिए तो कैंसिल कर लीजिए, लेकिन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻7, ठीक है। तो इसलिए हम लोग उस टर्म को कैंसिल नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना हो गया 3/2, ठीक है ना। तो यही बी का फॉर्मूला निकल के आ जाता है, किसके लिए, सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पे, है ना, ठीक है ना। लेकिन अगर इस कॉइल में एन टर्न हो, है ना, एन टर्न हो, तो मैग्नेटिक फील्ड एन टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, है ना। तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला लिखेंगे इफ कॉइल हैव एन टर्न, है ना, तो यहाँ से बी निकल कर आ जाएगा, इसी में एन से मल्टीप्लाई कर देना है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। तो ये फॉर्मूला हम लोग को निकल कर आता है, और यहाँ तक आपको डेराइव करना है, ठीक है ना। तो एक बार देख लीजिए कैसा। सबसे पहले क्या था हम लोग का, एक सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, इससे करंट फ्लो हो रहा है आई, और एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट हम लोग लिए यहाँ पे आईडीएल, और इसके कारण हम लोग को यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना था। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, वो हम लोग जानते हैं कि बायोट-सावर्ट लॉ से जो फॉर्मूला आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे ये थीटा 90 डिग्री है, ठीक है, इसलिए साइन 90 के कारण ये क्या हो गया, ये 1 हो गई वैल्यू, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब जो इफेक्टिव बी होगा ना इसका, देखिए तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड इफेक्टिव जो होगा वो इधर होगा, डीबी इधर होगा। इसका 2 कंपोनेंट हो गया, डीबी कॉस फाई, और इधर कितना हो गया डीबी साइन फाई, ठीक है। इस तरह से सिमिलरली अगर यहाँ पे आप एलिमेंट्री पार्ट लीजिएगा तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा डीबी ऐसे होगा, और इसका 2 कंपोनेंट आएगा। तो देखिए ये वाला कंपोनेंट जो था ना इसका वर्टिकल वाला, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो हॉरिजॉन्टल ही कंपोनेंट रह जाएगा। तो हम लोग इसलिए लिखे कि जो डीबी इफेक्टिव होगा ना वो डीबी साइन फाई हो जाएगा। अब साइन फाई हम लोग इस ट्रायंगल से निकाल लिए। साइन फाई कैसे, फाई टेन साइन फाई की मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ए अपॉन इतना है ना, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिखे, ठीक है। यहाँ आर की वैल्यू हम लोग ले लिए थे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से, स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद हम लोग क्या किए कि डीबी इफेक्टिव ही डीबी साइन फाई है। फिर इसके बाद देखिए इसका इंटीग्रेशन आप करिएगा तो डीबी का इंटीग्रेशन बी हो गया। इधर जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम लोग बाहर निकाल लिए यहाँ से, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए और अपन ये जो पूरा टर्म है, देखिए यहाँ पे पावर कितना है 1 है, यहाँ 1/2 है। कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल लिए यहाँ पे, तो बस डीएल को छोड़ दीजिए तो बाकी सभी कांस्टेंट था। फिर डीएल का इंटीग्रेशन एल आया, अपर लिमिट रख दिए यहाँ पे, लोअर लिमिट 0 होगा तो केवल अपर लिमिट यहाँ रखे और ये वैल्यू निकल के आ गई। और एन टर्न के लिए इसमें एन से मल्टीप्लाई किए और ये अपना बी निकल कर आ गया। ठीक है, तो समझ में आया होगा ये चीज़, तो इसको नोट कर लीजिए आप।